हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है सीरीज सर्किट, एसी सीरीज सर्किट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिलहाल एसी सीरीज सर्किट में क्या क्या पढ़ने को है। तो सबसे पहले एसी सीरीज सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला एसी सीरीज सर्किट हमारा होगा आरएल सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, उसके बाद आरसी सीरीज सर्किट और फिर आरएलसी, तीनों सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आरएल सीरीज सर्किट। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मतलब आरएल सीरीज सर्किट में क्या होगा, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर क्या होगा, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ये आपके पास आपको जो दिख रहा है, दिस इज द आरएल सीरीज सर्किट। ये आपका आरएल सीरीज सर्किट। यहाँ पे कोई भी सप्लाई V ऑफ t इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी कनेक्टेड है। ठीक है ना। देखिएगा, अब यहाँ पे ये R है, ये L है, मतलब इसका L है तो हम इसको लिखेंगे क्या, डायरेक्टली XL। ठीक है ना। RL सीरीज सर्किट है, हम यहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे, R और L लिखेंगे, XL लिखेंगे। ठीक है। तो अभी आप देखिए, इसके क्रॉस का वोल्टेज, चूँकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, इसके क्रॉस का वोल्टेज VR है और इसके क्रॉस का वोल्टेज VL है। ठीक है। और जो टोटल इसका इम्पीडेंस होगा दैट इज Z। टोटल इम्पीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस की अगर हम लोग बात कर लें तो इम्पीडेंस हमारे पास क्या होगा, Z इज इक्वल टू R प्लस JXL, R प्लस JXL। ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड Z का निकालना चाहें तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस किसी भी RL RC सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, एसी सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, जो उसमें फ्लो होने वाले करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसको हम लोग प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। ठीक है। तो Z इज, इसकी भी यूनिट ओम ही होती है, ध्यान रखिएगा। इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसका उल्टा जो होता है वो होता है एडमिटेंस। उसके बारे में हम लोग आगे जब पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। एडमिटेंस की यूनिट महो होती है। तो ये आपको क्लियर है। अगर आप फाई निकालेंगे तो tan इनवर्स, मैंने आपको पोलर फॉर्म में पढ़ा रखा है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये आपका फाई हो गया। मतलब इस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल दिखेगा वो कितना दिखेगा, फाई दिखेगा। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल दिखने वाला है वो कितना दिखने वाला है, फाई दिखने वाला है। मान लीजिए इसमें करंट कोई I फ्लो हो रही है, ठीक है, I ऑफ t ले लीजिए। ठीक है। वोल्टेज आपको मैंने बता दिया Vm साइन ओमेगा टी, और करंट मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा इसमें क्या है, इस सर्किट का हमें फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करना है डिफरेंट केसेस में, तो हमें कैसे, वोल्टेज ट्रायंगल अगर हमें बनाना है, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको वोल्टेज कैलकुलेशन आपका बता दूँ। इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर हमें बनाना है तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या करना है आपको, देखिए हमें क्या करना है, इसमें से कुछ भी आप कोई भी क्वांटिटी एक रेफरेंस ले लीजिए। मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस को रेफरेंस ले लिया R। अब चूंकि रेजिस्टेंस के साथ ऐड है एक क्वांटिटी XL, अब XL ऐड है तो XL को हम कहाँ ऐड करेंगे, किस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा चूंकि J से मल्टीप्लाई हुआ है R के साथ, R के जस्ट बाद R का जितना मैग्नीट्यूड है उसके जस्ट बाद XL का कनेक्शन है, लेकिन ये किधर की तरफ कनेक्टेड है, तो चूंकि J से मल्टीप्लाई हो गया है तो आपका किधर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम करके इसका कनेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे JXL 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। और फाइनली जब इसका आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका Z आ जाएगा, और ये एंगल आपका जो होगा फाई, ये एंगल आपको देखने को मिलेगा 90। इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में आप देखिए, ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। अगर आपको यहाँ पे कॉस फाई निकालना हो, पावर फैक्टर इससे निकालना हो, तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, कॉस फाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, मीन्स R/Z। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इम्पीडेंस की बात RL सीरीज सर्किट में इतनी हो गई। RL सीरीज सर्किट में है क्या, हमने एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनके वोल्टेजेस को, उनके जो है फिलहाल रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर अब हम वोल्टेज की बात करेंगे, किस चीज़ की बात करें, वोल्टेज की बात करें, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा अगर हम वोल्टेज अब कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि यहाँ वोल्टेज आप मान लीजिए जो RMS वोल्टेज V समथिंग मान लीजिए, सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है तो VR प्लस JVL, या आप सिंपली इसी इक्वेशन में दोनों साइड I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ टोटल वोल्टेज, रजिस्टिव वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज मिल जाएगा इस तरह। अगर आप V का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √VR² प्लस VL का स्क्वायर। टोटल ये चैप्टर ही फार्मूला बेस्ड है, आपको हर एक फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपको मिल गया। अगर आप फाई कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज़ यहाँ से भी मिलेगा, tan इनवर्स VL/R VR। अब आप चाहें तो चूँकि आपको पता है क्या, आपको पता होना चाहिए कि VR इज इक्वल टू नथिंग बट IR और VL इज इक्वल टू नथिंग बट IXL। तो आप चाहें तो इसकी जब डायरेक्टली पुट कर दें तो आप देखो XL/R ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इम्पीडेंस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होगा, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज से रिलेटेड अगर हमें जानकारी दे रखी है तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग वोल्टेज ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो सेम टू सेम वोल्टेज ट्रायंगल बन जाएगा। दिस इज टोटल वोल्टेज, फाई एंगल JVL और ये VR। तो यहाँ से अगर आप cos फाई निकालना चाहेंगे, मीन्स पावर फैक्टर अगर आप निकालना चाहेंगे, cos फाई इज इक्वल टू VR/V, आधार बटे कण, ये आपका पावर फैक्टर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, पावर फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया। मतलब क्या है कि आप एकदम सिंपल सा, मैंने आपको बताया था जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एक फिलहाल वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया तो फिर AC सर्किट में दिक्कत ही नहीं होना है। RL सीरीज सर्किट है, R की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, L की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, C की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। तो अब हमें इनका कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी देखना है, कंबाइन करके इन्हें हमें देखना है। तो नो डाउट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अब आपने वोल्टेज निकाल लिया, करंट कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज ट्रायंगल आपने बना लिया, इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लिया। अब अगर हमें इसका करंट अगर हमें निकालना हो, क्या करंट, तो करंट क्या होगा भाई, करंट में सीधे लिखूंगा क्या, I ऑफ t इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट IM क्या होगा, IM साइन ω/t-5, लैग करेगा 5 डिग्री से। अब देखिएगा IM की वैल्यू क्या होगा, VM/Z, मतलब VM/√R² और XL का स्क्वायर प्लस करके, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, इसको लेकर के क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप करंट देख पाए अपना कि करंट हमारा क्या है कि 5 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। 5 डिग्री लैग कर रहा है किससे, 5 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से, कौन, करंट। एक इंडक्टिव सर्किट है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ थोड़ा बहुत अभी आप देखो फाई की वैल्यू कहाँ है, आप देखो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। अभी आप यहाँ क्या कर दो, R की वैल्यू जैसे ही आप 0 करोगे तो प्योर इंडक्टिव सर्किट इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी तुरंत, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे इनफाइनाइट हो जाएगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट बराबर 90, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो आप तुरंत देखेंगे यहाँ पे आपको 90। तो चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस आ गया कुछ, इसीलिए जो ये एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में था ये फाई हो गया, 90 से घट गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ जो फाई की वैल्यू होनी है RL सर्किट में वो <90 होगा बट <0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। फाई की वैल्यू
आरएल सर्किट में लेस देन फाई की वैल्यू आरएल सर्किट में लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर बताइए भाई क्या होगा? अगर हम इसके पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो पावर फैक्टर क्या होने वाला है भाई? अगर हम cos 0 की बात करें तो 1 होगा, cos 0 की बात करें तो 1 होगा, और cos 90 की बात करें तो 0 होगा। मतलब 1 से कम और 0 से अधिक होगा पावर फैक्टर, 1 से कम और 0 से अधिक। चूँकि 90 से कम है और 0 से अधिक है तो इसीलिए पावर फैक्टर उल्टा 1 से कम और 0 से अधिक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब एक आरएल सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम और 0 से अधिक होना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपको देखने को मिला। एंगल कितना है भाई? एंगल हमारा है 90 से कम और 0 से अधिक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, वोल्टेज और करंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इसका आपको वेवफॉर्म बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसका अगर हमें वेवफॉर्म बनाना हो तो मैं बताता हूँ आपको बना करके। वोल्टेज आपका 0 से स्टार्ट होगा। अब चूंकि करंट है जो 5 डिग्री पे कुछ यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है ना। ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, दैट इज 5, ये 5 एंगल डिफरेंस है, ठीक है ना। कितना डिफरेंस है? 5 एंगल का डिफरेंस है। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा वेवफॉर्म, ठीक है। 5 एंगल का डिफरेंस, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला डिफरेंस, अगर वो ज़्यादा सूटेबल आपको नहीं लग रहा है तो 5 एंगल का डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में, ठीक है ना। नो डाउट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत स्लोली हम इस चीज़ को समझते चल रहे हैं, आप फॉर्मूले वगैरह को अच्छे से नोट करते चलिए। इससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग रहेगा अगर आप इन चीज़ों को रिमाइंड करते चलेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, ठीक है ना। तो आपका करंट हमने कैलकुलेट कर लिया, एम्पिडेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इसके चलेंगे, दैट इज पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इसके चलेंगे पावर, और देखेंगे डिफरेंट टाइप के पावर, उनके डेफिनेशन यहीं पे हम देखेंगे। बाकी आरएल सर्किट आप अच्छे से पढ़ लो, आरसी सर्किट में हमें ज़्यादा वहाँ झमेला नहीं करना है, ठीक है ना। आरसी सर्किट में हमें ज़्यादा झमेला नहीं करना है। तो अगर हम पावर की बात करें, यही साइड में देखते हैं, अगर हम पावर की बात करते हैं तो आप देखो V इज इक्वल टू, या आप देखिए V इज इक्वल टू VR प्लस जे VL है, I से मल्टीप्लाई कर दे तो VI इज इक्वल टू P, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, IVR प्लस JIVL। सीरीज है, सीरीज में करंट सेम होगी सब में, इसलिए सेम करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअल में ये हमारा है S, मतलब कॉम्प्लेक्स पावर, अपरेंट पावर जिसको आप बोलते हैं, और ये है एक्टिव पावर P, मतलब रेजिस्टेंस ऑलवेज डील विथ एक्टिव पावर। और जो आपका रिएक्टेंस वाला पार्ट होता है, रिएक्टिव पार्ट जो होता है, दैट इज डील विद द रिएक्टिव पावर। S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है। इसके आधार पे अगर हम ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो यही ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ JQL हो जाएगा, अभी उसकी हम बात करेंगे। मतलब अगर हमें S का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, फाई की वैल्यू निकालना है तो tan इनवर्स QL अपान P, आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगर हमें इसका ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल ये हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में ये वैल्यू हो जाएगा JQL, ये वैल्यू हो जाएगा P, और ये हो जाएगा S, दिस इज फाई।
ठीक है ना। ट्रायंगल में इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही ट्रायंगल बनता चला जाएगा, वही सेम टू सेम ट्रायंगल इसमें बनता चला जाएगा। ये तो हमारा जनरली अपरेंट एक्टिव रिएक्टिव पावर। कैसा रिएक्टिव पावर? इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पावर को और इलेबरेट करेंगे। एक्टिव पावर पे हम लोग चर्चा करेंगे पहले, फिर हम लोग मतलब कौन सा पावर ये सर्किट ले रहा है पहले उस पर हम लोग डिटेल चर्चा कर लें, फिर अभी इस चीज़ को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, पावर फैक्टर को यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। और ध्यान रहे, अगर आपको एसी सर्किट डील करने अच्छे से आता है तो नो डाउट आपको फ़िलहाल किसी भी टॉपिक में इलेक्ट्रिकल के दिक्कत नहीं होना है। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर पहले कैलकुलेट करें। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा भाई? देखिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर P ऑफ टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V ऑफ टी एंड I ऑफ टी। V ऑफ टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस I ऑफ टी इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे Vm Im। अब यहाँ पे देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस आपका, नहीं साइन का है तो आपका कॉस के साथ होगा ना, कॉस के टर्म में होगा, सॉरी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो अभी आप यहाँ अप्लाई करेंगे Vm Im डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा भाई? कॉस ए माइनस ये तो मतलब कॉस 5 माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ से हमें देखना है। हमारे पास जो बचा वो क्या बचा? Vm Im डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5 माइनस Vm Im डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आया। अब इस इंस्टेंटेनियस पावर के दो पार्ट हैं, ये है कांस्टेंट पार्ट और ये है फ्लक्चुएटिंग पार्ट। फ्लक्चुएटिंग पार्ट का आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट के कंपेयर में 2 टाइम्स है, और आपका जो कांस्टेंट पार्ट है यही आपका एक्टिव पावर है थ्रू द आरएल सर्किट। ये कौन सा पावर है? एक्टिव पावर है, ये फ्लक्चुएटिंग पावर है। अब अगर आप एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहेंगे, एवरेज पावर अगर आप निकालना चाहेंगे, मतलब P एवरेज अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक्टिव पावर दिखेगा, रिएक्टिव पावर आपका ये वाली वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? Vm Im बाई 2 कॉस 5। तो आप इसको लिख सकते हैं Vm बाई रूट 2 Im बाई रूट 2 कॉस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Vrms Irms कॉस 5, ये आपका हो गया एवरेज पावर या एक्टिव पावर, मीन्स P इज इक्वल टू VI cos 5। दिस इज द एक्टिव पावर थ्रू RL सर्किट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। क्या? P इज इक्वल टू VI cos 5, ये आपका एक्टिव पावर आया। अब एक्टिव पावर को जो हम मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं? वाट में मेज़र करते हैं, किलोवाट में मेज़र करते हैं। अगर लो पावर है तो वाट में, हाई पावर है तो किलोवाट में, मेगावाट में, इस तरीके से मेज़र करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को रफ करेंगे। आपने यहाँ पे इसका ट्रायंगल वगैरह सब कुछ देख लिया है, मैं सारी चीज़ों को रफ करूँगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपका
एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, इन तीनों के बारे में चर्चा करूंगा और पावर फैक्टर, ठीक है ना। तो जो भी हमारा 10-20 मिनट इसमें लगने वाला है, हम डिटेल में पूरा इसको रफ करते हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, सारी यूनिट्स जानेंगे, कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ पावर की हम लोग बात कर लें। अगर वेवफॉर्म आप इसमें बनाना चाहेंगे पावर का, वेवफॉर्म आप बनाना चाहेंगे पावर का, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं वेवफॉर्म। देखिएगा यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आप पावर चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव साइड में पावर, फिर इधर ये पॉजिटिव पावर, फिर ये नेगेटिव पावर, फिर इधर ये पॉजिटिव पावर। तो ये आप पावर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पावर का जो वेवफॉर्म है, ठीक है। कैसे ये बन रहा है ये आपको मैंने पिछले RLC सर्किट जब पढ़ाया था तो वहाँ डिटेल में बता दिया था। आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन फिर नेगेटिव में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पावर का एक्सप्रेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए हम अब चल रहे हैं डिटेल चर्चा करने पावर पे, डिफरेंट टाइप के पावर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि क्या होता है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर्स, डिफरेंट टाइप के पावर क्या होते हैं। जो आपका कांस्टेंट पार्ट अभी निकल के आया है ना, जो आपका कांस्टेंट पार्ट निकल के आया है वो कहीं ना कहीं आपका रियल पावर है। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, रियल पावर और ये आपका जो है फ्लैक्चुएटिंग पार्ट है। फ्लैक्चुएटिंग पार्ट एवरेज हम जब निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी भी 2 टाइम्स है जो आपका फ्लैक्चुएटिंग पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हमारे पास वहाँ पर भी आएगा क्वेश्चन, हमें कैसे डील करना है इसमें वो भी मैं बताऊँगा। अब आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा कि हमने जो इसमें एवरेज पावर निकाला, जो एवरेज पावर कैलकुलेट किया इसमें, वही हमारा एक्टिव पावर था। तो पावर के हम लोग टाइप, उससे पहले हम पावर फैक्टर आपको बता दें। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर सबसे पहला डेफिनेशन आप कहेंगे कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, लीड और लैग, जो भी है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, लीड और लैग, कुछ भी हो। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू आप लिखते हैं कॉस फाई, या आप लिखते हैं एंगल बिटवीन V एंड I। तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में आप देखते हैं कॉस फाई। दूसरा डेफिनेशन आप क्या देते हैं, कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई दैट इज R/Z। क्या बोलते हैं, R/Z बोलते हैं। पावर फैक्टर को आप क्या बोलते हैं, R/Z। ये मैंने आपको पढ़ाया है अभी, रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस। मतलब किसी भी RL सर्किट में या किसी भी RC सर्किट्स में पावर फैक्टर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का क्या होता है, रेशियो होता है। ये हो गया। अब इसके बाद आप और भी डेफिनेशन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और भी डेफिनेशन कैसे, मान लीजिए हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें I से, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर। मतलब यहाँ आप लिखेंगे P/S। पावर फैक्टर की कोई भी यूनिट्स नहीं हम लोग लेते हैं, यहाँ पे पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू VI cos फाई होता है और VIS इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो हम यहाँ P इज इक्वल टू लिख सकते हैं S cos फाई, मतलब
जब भी कहीं हमारे पास अपरेंट पावर होता है और उसमें हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक्टिव पावर मिल जाता है, रियल पावर मिल जाता है, ठीक है ना। वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर से जो यूनिट होता है वो वाट किलो वाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, वाट किलो वाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर हम लोग यहीं पे हम लोग एक थोड़ी सी और चर्चा कर लें, इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहीं हम एक पॉइंट और जान लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर, इसी के बारे में, इसी सर्किट के बारे में हम क्वालिटी फैक्टर जान लेते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर ध्यान रखिएगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर होता है, मतलब 1/cos फाई, मतलब Z/R होता है। क्या होता है, Z/R होता है क्वालिटी फैक्टर। वैसे आप लिखते हैं क्या, 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, डिसिपेटेड पर साइकिल, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ये आप क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन देते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर किसी भी सर्किट की सेलेक्टिविटी को दिखाता है। ये दिखाता है कि शार्पनेस कितना है, कितना वो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकता है, किस रेंज तक की, ठीक है ना। तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। Q इज इक्वल टू, अगर आपका जो है फिलहाल इंडक्टिव सर्किट है तो ω/L/R देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब XL/R। कैपेसिटिव सर्किट है तो XC/R। ऐसे ही आपको अब क्वालिटी फैक्टर देखने को मिलेगा जनरली सीरीज सर्किट में। बाकी हम जब RLC सीरीज सर्किट और RLC पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा और डिटेल चर्चा करेंगे क्वालिटी फैक्टर को लेकर के, और बहुत डिटेल वहाँ पे जानेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्वालिटी फैक्टर का रेजोनेंस वगैरह पे, या कैसे इसका प्रभाव पड़ता है सेलेक्टिविटी पे। तो यहाँ भी हमने पावर फैक्टर बताया, तो थोड़ा सा ये हमारा फिलहाल पार्ट ऑफ डिस्कशन बना यहाँ पे, तो हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग अपने चलते हैं टाइप ऑफ पावर पे, टाइप ऑफ पावर पे चलते हैं और उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ पावर क्या होता है। मिटाते हैं इस चीज़ को पूरा, फिर हम लोग टाइप ऑफ पावर पे। एसी पावर जो है, डीसी में तो एक ही पावर आपको देखने को मिलता है, दैट इज एक्टिव पावर। हमेशा जब देखो तब वाट में लगे रहते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ एसी पावर की हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एसी में कितने तरीके के पावर की हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ पावर, ध्यान दीजिएगा, पावर हमारे 3 तरीके के जनरली हैं। कौन कौन सा, एक्टिव पावर पहला, रिएक्टिव पावर और तीसरा कॉम्प्लेक्स या अपरेंट पावर। क्या, कॉम्प्लेक्स या अपरेंट पावर। अपरेंट पावर आप बोल लीजिए या कॉम्प्लेक्स पावर। इसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, इसको हम S से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वाट, किलोवाट, मेगावाट, इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मतलब VAR, kVAR, MVAR। इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर, सिर्फ ध्यान रखिएगा, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। जिसमें जो डीसी, इसकी जो रेटिंग होती है डीसी मशीन की रेटिंग है, किसकी, डीसी मशीन की रेटिंग। और ये आपका जो होता है KVAR वगैरह में, इसमें कैपेसिटर की रेटिंग होती है, आप जानते हैं, जो कैपेसिटर बैंक हम लोग लगाते हैं। और ये जो है, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग या एसी मशीन की रेटिंग होती है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में सिंक्रोनस मशीन वगैरह को आप पढ़ते हैं, तो ये उसकी रेटिंग होती है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक पावर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे उस पावर को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट आप ध्यान रखिएगा, वाट किलोवाट का क्या मतलब है, वाट किलोवाट और मेगावाट, मतलब जैसे जैसे पावर की हमें जो है क्वांटिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी, रेंज हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो हमारी यूनिट क्या है, वाट से किलोवाट, किलोवाट से मेगावाट में शिफ्ट होता चला जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एक्टिव पावर की। कौन सा पावर, एक्टिव पावर।
एक्टिव पावर जनरली किसी भी सर्किट में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। किसी भी सर्किट में यदि रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो उस रेजिस्टेंस द्वारा टोटल कंज्यूम पावर, डिसिपेटेड पावर इन द सर्किट, ठीक है ना, थ्रू द रेजिस्टेंस, टोटल डिसिपेटेड पावर इन अ सर्किट थ्रू द रेजिस्टेंस इज नोन एज ए एक्टिव पावर। मतलब एक्चुअली जो पावर अवेलेबल होता है, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, पहला फॉर्मूला। दूसरी चीज़ आप इसी को लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर से, वी स्क्वायर अपान आर से लिख सकते हैं। तो ये सब आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। कॉस फाई यहाँ पावर फैक्टर है, यूनिटी होने के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसकी यूनिट वाट, किलोवाट, मेगावाट, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक फ़िलहाल बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और ये रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगला पावर है हमारे पास रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सिस्टम अगर हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पे एक्टिव पावर की ही सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। नो डाउट रिएक्टिव पावर होना भी बहुत मस्ट होता है मैग्नेटाइजेशन के लिए। अगर रिएक्टिव पावर ना हो तो कहीं पे कभी मैग्नेट आप बना ही नहीं पाएंगे, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट, ना ही मोटर चलेगा ना ही जनरेटर चलेगा। तो रिएक्टिव पावर का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एक्टिव पावर तो चलो ठीक है, एक्चुअली जो पावर सप्लाई कर रहा है किसी भी सिस्टम को, लेकिन रिएक्टिव पावर अगर कहीं पे अगर हमें मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई डिवाइस बनानी है और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें डेवलप करना है, तो विदाउट रिएक्टिव पावर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका इंडक्टर होता है वो जब तक रिएक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता तब तक वो फ्लक्स प्रोड्यूस कहाँ से करता है। एक इंडक्टर जो होता है या एक मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो पहले क्या करता है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करके उसके बदले में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे, बहुत डिटेल इस पर चर्चा हम करते चलेंगे, आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। कभी हम फुर्सत में जो है, जब हम पावर फैक्टर करेक्शन वगैरह पढ़ाएंगे, जब हम आपको इम्प्रूवमेंट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पढ़ाएंगे, तो इन सब पावर के बारे में एक बार फिर से बहुत डिटेल चर्चा कर देंगे और उसका एक अलग वीडियो ही बना देंगे। तो बहुत अच्छा आपका आइडिया क्लियर और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई साइन फाई, वी आई साइन फाई। अब ये कहाँ से आ रहा है, वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई? तो आप थोड़ा सा सर अपना खुजला रहे होंगे कि यार ये क्या बात है सर, कहाँ से लिख दे रहे हैं। अभी मैंने आपका जो बनाया था, ये Q मान लीजिए, कोई भी Q है, ये P है, ये S मान लीजिए, यहाँ फाई है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, तो Q अपान S, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, S साइन फाई। अब मैं कहूँगा भैया S की वैल्यू क्या होती है, वी आई होती है, तो ये साइन फाई हो गया। तो ये कहीं से टपक नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, ये पावर ट्रायंगल के रिलेशन से आया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर एक्स सी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर एक्स एल लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास क्यू एल है, क्यू सी है, तो आई स्क्वायर एक्स सी, अगर क्यू एल है तो आई स्क्वायर एक्स एल, ठीक है ना। तो ये आप फिलहाल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ साइन फाई, फाई एंगल वही होगा पावर फैक्टर वाला, ठीक है ना। बस साइन के साथ एक बार लेंगे, एक बार कॉस के साथ लेंगे, कॉस के साथ लेंगे तो एक्टिव पावर, साइन के साथ लेंगे तो रिएक्टिव पावर। इसका वर्क क्या है समझ में आया। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना ही रिएक्टिव पावर का मेन मोटिव होता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन इसका याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर की वर्किंग ख़राब हो जाएगी, फेल हो जाएगा, मोटर, जनरेटर, कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस आपकी नहीं चलेगी अगर आपको रिएक्टिव पावर नहीं पता है या रिएक्टिव पावर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा अच्छे से। अगला हमारे पास है अपरेंट पावर। ध्यान रखिएगा, अपरेंट पावर यूनिट मैंने सबका बता दिया। अपरेंट पावर क्या होता है, अपरेंट पावर ये आपका दोनों का समेशन होता है जो टोटल पावर किसी सिस्टम से ड्रॉ किया जाता है। अपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर जो होता है, आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये P इज इक्वल टू वी आई
या आई स्क्वायर जेड कहीं कहीं सॉरी एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट देखने को मिलेगा। कि ये कॉन्जुगेट के पीछे क्या राज है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छा आपको फिलहाल ये सब अलग से वीडियो इसका मैं दूंगा कि एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं। एक्चुअली एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट क्यों लिया जाता है, इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूंगा। कब एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट लिया जाता है, कब एस कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वी कॉन्जुगेट आई लिया जाता है, तो ये भी पॉसिबल है फिलहाल। ठीक है, तो बहुत अच्छा आइडिया आपको इसको मैं बताऊंगा, जब समझाऊंगा तो बहुत अच्छा आइडिया आपको मिलेगा। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, S इज इक्वल टू आपका P प्लस जे क्यू होता है। ठीक है ना, मतलब जब भी कोई हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जहाँ पर इंडक्टर या कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ रजिस्टर के साथ मान लीजिए, तो वो एक्टिव पावर रजिस्टर तो चाहिए ही चाहिए रजिस्टर को, साथ ही साथ इंडक्टर जो है कॉम्प्लेक्स पावर ले रहा होगा। तो जिस सोर्स से ये दोनों कनेक्टेड होंगे वहाँ से जो पावर जा रहा है टोटल वो कॉम्प्लेक्स पावर जा रहा है, जिसमें एक्टिव पावर रेजिस्टेंस के क्रॉस और रिएक्टिव पावर रिएक्टिव कंपोनेंट के क्रॉस जा रहा है। अब ये जो है ये तो हीट डेवलप करेगा या मशीन में जो भी ऑपरेशन करना है करेगा, और ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर का पावर फैक्टर लैगिंग, चूँकि करंट लैगिंग होती है, इसलिए यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर इसके द्वारा जो कंज्यूम होता है, क्यूएल पावर क्या होता है, कंज्यूम किया जाता है। क्यूएल पावर कंज्यूम होता है, और कौन सा पावर, क्यूएल आपका लैगिंग रिएक्टिव पावर, कौन सा, लैगिंग रिएक्टिव पावर। जो आपका एक इंडक्टर पावर कंज्यूम करता है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, और जो कैपेसिटर होता है क्यूसी ये आपका लीडिंग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, ऐसा कह सकते हैं, या उल्टा कह सकते हैं कि लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। ये लीडिंग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, या आप उल्टा बोलेंगे कि लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। इसलिए जब भी कहीं पे हाईली इंडक्टिव लोड हो जाता है तो हाईली इंडक्टिव लोड होने से क्या होता है, पावर फैक्टर की कमी आने लगती है, पावर फैक्टर आपका पुअर हो जाता है सिस्टम में, और जब पावर फैक्टर पुअर होता है तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। मतलब जो कमी सर्किट में है, जो लैगिंग रिएक्टिव पावर हाईली इंडक्टिव सर्किट होने की वजह से सिस्टम द्वारा ड्रॉ किया जा रहा है, वो जनरेटर द्वारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर डिमांड कर रहा है, तो फिलहाल उसको फुलफिल करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। अब आप सोचेंगे क्या सर यहाँ पे कोई भी सिस्टम जितना, कोई भी सर्किट या कोई भी जो आपके पास लोड होगा वो जितना रिएक्टिव पावर देगा उतना रिएक्टिव पावर देने के लिए कोई जनरेटर कैपेबल नहीं होता है क्या? किसी भी जनरेटर का रिएक्टिव पावर, किसी भी जनरेटर कितना रिएक्टिव पावर देगा ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना मैग्नेटाइजिंग करंट दिया है, कितना आपने उसके फील्ड को एक्साइट किया है। अगर फील्ड का एक्साइटेशन कम है तो फ्लक्स कम है तो कम ही रिएक्टिव पावर वो डिलीवर कर पाएगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर, ध्यान रखिएगा। और अगर वो ज़्यादा हाईली एक्साइटेड है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसीलिए मैंने बोला ना कि रिएक्टिव पावर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जब कहीं पे आप रिएक्टिव पावर देते हो तो वहाँ पे हाई फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर जनरेटर में ज़्यादा रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं होगा तो वो प्रोवाइड कहाँ से करेगा, किसी भी लोड को रिएक्टिव पावर देगा कहाँ से, समझ रहे हैं, किसी भी लोड को रिएक्टिव पावर देगा कहाँ से। अब जैसे मान लीजिए जनरेटर में 100 kVAR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर जनरेट हुआ है एक जनरेटर में, और आपके लोड को डिमांडेड है कितना, 150 kVAR, मतलब 150 किलो वोल्ट एम्पियर का रिएक्टिव पावर डिमांडेड है, लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो अब आपको 50 kVAR डिलीवर करने वाला एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा लोड के समांतर में, ताकि उसको पूरा का पूरा 150 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर जो डिमांडेड है वो मिल सके। ठीक है ना, जो डिमांडेड है वो मिल सके। क्यों? क्योंकि लोड आपका जो है लोड इतना देने के लिए कैपेबल नहीं है। लोड सिर्फ 100 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर दे सकता है, kVAR पावर दे सकता है। अब अगर आप शंट कैपेसिटर नहीं लगाओगे, कैपेसिटर बैंक नहीं लगाओगे, तो इससे लॉस क्या है, इससे लॉस ये है कि लोड सिस्टम से बहुत हाईली करंट ड्रॉ करेगा,
और हाईली करंट ड्रॉ करेगा तो इससे आप कॉपर लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आपके घर की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी मीटर की रीडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी मीटर की रीडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी, जो आप समझ सकते हैं किस तरह से नुकसानदायक है। कोई भी नहीं चाहता ज़्यादा बिजली का बिल देना, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि हम ज़्यादा बिजली का बिल दें। तो फिलहाल इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके यहाँ लैगिंग रिएक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम किया जाने लगा लोड के द्वारा, तो ये मान के चलिए आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आना है। इसलिए जनरली आप देखिए छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो अपना खुद का कैपेसिटर बैंक लगा के रखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव पावर सिस्टम द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें चल रही होती हैं, अगर वो ड्रॉ कर रही हैं तो हमारा जो बिजली का बिल आए वो कम आए। और सरकार भी उन्हें जो है, गवर्नमेंट भी उन्हें इस बात को पहले से ही उन्हें समझा देती है कि आपको क्या करना है, कैपेसिटर बैंक अपना लगा के रखना है, क्योंकि हम इतना रिएक्टिव पावर नहीं दे सकते आपको। जैसे आपने किसी ने भी एक 11 किलोवाट का, मतलब आप किलोवाट वाइज लोड लेते हैं, 5 किलोवाट का लोड लिए, 100 किलोवाट का लोड लिए, तो अकॉर्डिंग टू द लोड आप 1 किलोवाट का लोड लेते हैं अपने घर में। जनरली हाउस होल्ड के लिए आप 1 किलोवाट तक का लेते हैं, कॉमर्शियल के लिए थोड़ा बहुत अगर देखें तो 5 से 10 किलोवाट तक का लोड लेते हैं। तो इस आधार पे हम लोग जो है बेसिकली डिफाइन करते हैं कि वो जितना लोड ले रहे हैं उतना ही उन्हें रिएक्टिव पावर मिल सकता है। अब रिएक्टिव पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फ़िलहाल ऐसी चीज़ें हैं जो रिएक्टिव पावर से रिलेटेड हैं। कभी हम अलग से इसका जब वीडियो इम्प्रूवमेंट वगैरह का बनाएंगे तो बहुत डिटेल इस पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे जितना बताया उतना आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये RL सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि हम लोग जब फ़िलहाल इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो पावर वगैरह से रिलेटेड ये आपका जितना फार्मूला मैंने इसमें लिखाया है, चाहे वो इम्पीडेंस का हो, चाहे वोल्टेज का हो, चाहे वो पावर का हो, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इन सारे फार्मूले पे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, ठीक है। और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। अब ये जो रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर के बारे में हमने बात किया, इसके बारे में हम फिर इतनी ही चर्चा कैपेसिटर RL सर्किट में, RC सर्किट में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमने बात उठाया तो पूरा हमने आपको समझा दिया। अब RL सर्किट के बाद जब RC सर्किट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज़ का रिलेशन निकालते चले जाएंगे और इसमें फार्मूले बहुत होते हैं। समराइज नोट्स बनाते चलिएगा, मैं आपको AC ख़त्म होगा तो पर्टिकुलर एक नोट्स बनवा भी दूंगा और आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ से देखने को मिलेगा कि आपका जो है इतना बड़ा टॉपिक AC का मैक्सिमम 2 से 3 पढ़ने में आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। शॉर्ट नोट वाली क्लास आप ज़रूर देखा करिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। हम लोग मिलेंगे RL के बाद RC सर्किट के साथ, उसके बाद RLC सर्किट, फिर रेजोनेंस वगैरह देखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, लग रहा है आपको कि कुछ यूनिक बताया जा रहा है, कुछ अच्छे टॉपिक डिलीवर किए जा रहे हैं, तो आप फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।